हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। मीडिया स्टार वर्ल्ड लगातार आपको इजराइल फिलिस्तीन जंग की कवरेज और कुछ जानकार लोगों से मुलाकातें करा रहा है। मकसद यह है कि आपके पास हर तरफ से इंफॉर्मेशन सीधे पहुंचे और आप समझें कि जंग किस तरफ जा रही है, जंगबंदी होगी नहीं होगी। मुसलसल जिस तरह के वाकयात हो रहे हैं, अब इजराइल और अमेरिका के बीच में कुछ इख्तलाफात उभर करके सामने आए हैं। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का जो रेजोल्यूशन पास हुआ है, ये पहली बार है कि अमेरिका ने वीटो का इस्तेमाल ना करके, यानी इजराइल को सपोर्ट ना करके ये रेजोल्यूशन पास होने दिया है। इस पर इख्तलाफात उठे हैं। इसके अलावा हमास के लीडर्स तेहरान पहुंचे हैं इस यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशन के फौरन बाद, और हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच भी बॉर्डर पर कुछ हमले ज्यादा बढ़े हैं। आज की जो ताजा खबर है वो 30 रॉकेट दागे हैं हिजबुल्लाह ने इजराइल के ऊपर। तो ये अब जंग कहां जा रही है? आज जंग का 174वां दिन है। आखिर ये दोनों तरफ से एक दूसरे पर इल्जाम तराशी के जंगबंदी नहीं होने दी जा रही। आखिर कहां बात पहुंचेगी? आज हमारे साथ खास मेहमान है डॉक्टर तस्लीम रहमानी साहब, जो मुस्लिम पॉलिटिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट हैं और उस इलाके में भी बार बार कई बार वहां पर इस जंग के दौरान भी गए हैं। इस्तांबुल और बैरूत का सफर किया है फिलिस्तीन कॉन्फ्रेंस के सिलसिले में, और उस इलाके में काफी ताल्लुकात भी हैं, मालूमात वहां के बारे में काफी गहराई के साथ है। डॉक्टर तस्लीम रहमानी साहब, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आप वक्त दे देते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप ये बताइए कि ये एक तो सिक्योरिटी काउंसिल में जो रेजोल्यूशन पास हुआ, अमेरिका ने एक तरह से इजराइल को सपोर्ट नहीं किया। ये एक पहला एक तरह से टर्निंग पॉइंट है इन दोनों के ताल्लुकात के बीच में। पहले तो आप ये बताइए, इसे आप कैसे देख रहे हैं? ये आपस में तालमेल के साथ हुआ या ये वाकई कुछ इख्तलाफात हैं जिसमें आगे कोई बढ़ने के इम्कान है? आपको इस पे थोड़ा सा ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि लोगों को यकीन नहीं आता कि ये कब साथ हो जाएंगे और कब अलग हो जाएंगे। आप इसे कैसे देख रहे हैं? देखिए, पहली चीज तो मुझे ये लगता है कि सिक्योरिटी काउंसिल में तकरीबन इत्तफाक राय से विद वन एक्सटेंशन, यानी यूएस ने एब्सटेन किया है, इसराइल के खिलाफ वोट नहीं दिया। जहां वीटो नहीं किया वहां इसराइल के खिलाफ भी वोट नहीं किया है, एब्सटेन किया है। बाकी 14 मेंबरान ने फिलिस्तीन की हिमायत में वोट किया है, 15 में से 14 मेंबरान। लेकिन इसके बावजूद कि इतनी थम्पिंग मेजॉरिटी के साथ ये रेजोल्यूशन सिक्योरिटी काउंसिल में पास हुआ है, और सिक्योरिटी काउंसिल का रेजोल्यूशन पास हुआ तकरीबन बाइंडिंग होता है, बट इसके बावजूद इस हैसियत में ये एक तारीखी चीज है कि पहली बार अमेरिका ने सिक्योरिटी काउंसिल में वीटो नहीं किया इस किस्म के रेजोल्यूशन को, और इतने अहम इदारे में एक रेजोल्यूशन को पास हो जाने दिया, पास हो जाने का मौका दिया। इस एतबार से ये तारीखी है। लेकिन इसका इम्पैक्ट क्या होगा? क्या इसके इम्पैक्ट में जो बाकी की दुनिया है, वो खुसूसन वो तमाम ममालिक जिन्होंने वोट किया है फलस्तीन के हक में, क्या वो इसराइल के खिलाफ कोई इक़दामी कार्रवाई कर सकेंगे? या यूनाइटेड नेशंस इस रेजोल्यूशन की रोशनी में इसराइल के खिलाफ कोई इक़दामी कार्रवाई करेगा? क्या आलमी सतह पर कोई एक फौज तैयार करके इसराइल को बज़ोर कुव्वत रोकने की कोशिश इस रेजोल्यूशन की रोशनी में करेगी? ये सवालात हैं जो उठने चाहिए और इनका जवाब देना चाहिए सिक्योरिटी काउंसिल के जिम्मेदारान को भी, यूनाइटेड नेशंस के जिम्मेदारान को भी, और उन ममालिक को भी जिन्होंने ये वोट किया। अगर ये सिक्योरिटी काउंसिल का ना हो के जनरल असेंबली का होता, यूएन जनरल असेंबली का रेजोल्यूशन होता, तो इसे नजरअंदाज किया जा सकता था कि ठीक है, वो इतना बाइंडिंग नहीं होता, इतना इम्पैक्टफुल नहीं होता, वो एक तजवीज बराए तजवीज होती है जो कागज पे लिखने के लिए होती है। लेकिन ये सिक्योरिटी काउंसिल का है। अब ये सवाल का जवाब अभी तक नहीं आया, ये एक पार्ट है। दूसरा पार्ट ये कि इस पे गौर करना चाहिए जो असल में आपका सवाल है, क्या ये नूरा कुश्ती है इसराइल और अमेरिका के बीच, या असल में कोई इख्तलाफात पैदा हुए हैं? मैं जहां तक हालात को देख रहा हूं और तज्जिया कर रहा हूं, मुझे लगता है कि ये अमेरिका एंड इसराइल बहैसियत नेशन कोई इख्तलाफ आज भी नहीं है।
इख्तलाफात मुझे लगता है कि इंडिविजुअल लेवल पे है, लीडरशिप के लेवल पर। मसला ये है कि जैसे मैं पहले भी आप ही के कुछ प्रोग्राम्स में अर्ज किया, यूएस में इलेक्शन हो रहे हैं, जो बाइडेन कैंडिडेट हैं और जो बाइडेन को अपनी इलेक्शन मीटिंग्स में अवामी गुस्से का सामना करना पड़ रहा है और उनको जवाब देते नहीं बन पड़ रहा है कि इसराइल की इतनी ज्यादा हिमायत जो अमेरिका कर रहा है, उसका जवाब अमेरिकी अवाम अपने प्रेसिडेंट से मांग रहे हैं और प्रेसिडेंट जवाब नहीं दे पा रहा है। तो इस सूरत हाल को कहीं न कहीं डाइल्यूट करने के लिए ये एक इक़दाम है, एक बात। दूसरी बात ये कि खुद नेतन्याहू जिस किस्म के जंगी जुनून में मुब्तला हैं, वो जंगी जुनून सिर्फ ये नहीं है कि वो कोई नासमझ बच्चे हैं और ज़िद पे आके जंग कर रहे हैं, बल्कि ज़ाती तौर पर उनका पॉलिटिकल करियर और उनका पर्सनल लिबर्टी एट स्टेक है। आज अगर जंग बंद हो जाए या लॉन्ग टर्म सीज़ फायर हो जाए, तो मुमकिन है कल ही नेतन्याहू जेल चले जाएँ। तो जब तक जंग तेज़ी से चल रही है, जारी है जंग, तब तक नेतन्याहू महफूज़ हैं। जैसे ही जंग बंद होती है, करप्शन के चार्जेस तो पहले ही से 7 अक्टूबर के पहले से उनके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने उसमें केस चलाया हुआ था, ट्रायल में थे, फैसला तकरीबन आने ही को था 7 अक्टूबर की वजह से वो रुका था। तो वो पेंडिंग है ऑलरेडी केस और उनके खिलाफ फैसला जो ताहयात उनको जेल भेज सकता है। दूसरी जानिब जंग शुरू होने के बाद यानी 7 अक्टूबर के बाद जो 250 जंगी कैदी हमास ने हासिल किए थे, उसका दबाव इस्राएली सरकार के ऊपर है कि आप इतनी बड़ी सरकार खुद को कहते हैं, इतना ताकतवर मुल्क कहते हैं, इतना हाईटेक कंट्री कहते हैं और आप 250 जंगी कैदी छुड़ा नहीं पाए। बदले में आपने 32,000 लोगों को वहां शहीद कर दिया। रोजाना आप बम मार रहे हैं। आपने पूरी की पूरी बस्तियां उजाड़ दी हैं, आपने बच्चों का कत्लेआम कर दिया, आपने लाखों की तादाद में लोगों को शहीद कर दिया, आपने तमाम जो इंसानी जिंदगी की मामूली से मामूली जरूरत हो सकती है, वो भी रोक दी है। इसके बाद यानी हजार ट्रक रफा क्रॉसिंग पे खड़े हैं रिलीफ लिए हुए और चंद किलोमीटर के फासले पे लोग भूख से मर रहे हैं, बच्चे मल नरिशमेंट से मर रहे हैं। इतना सब कुछ करने के बावजूद आप 250 लोगों को छुड़ा नहीं पाए। जितने लोगों को अब तक आपने छुड़ाया वो सिर्फ नेगोशिएशन के नतीजे में, डायलॉग के नतीजे में, आप अपने किसी जंगी कार्रवाई के नतीजे में कोई एक कैदी भी नहीं छुड़ा पाए हैं। डायलॉग के नतीजे में, मुज़ाकरात के नतीजे में जितने लोग भी छूटे हैं वो आदान-प्रदान में छूटे हैं। तो ये जो एक नाकामी नेतन्याहू की इस्राएली अवाम के नज़दीक है, उसने सियासी तौर पर एक बहुत बड़ा प्रेशर बिल्ट अप किया हुआ है नेतन्याहू के ऊपर। जो अभी ओलमार्ट ने भी कहा कि नेतन्याहू को अब बदल जाना चाहिए, जो साबिक वज़ीर-ए-आज़म इस्राइल के हैं। उससे ये लग रहा है कि नेतन्याहू के ऊपर दबाव बनाने के लिए ये अमेरिका का एक्सटेंशन है। वीटो न करना, नेतन्याहू पर दबाव बनाना है। तो एक तरफ जो सॉल्यूशन दिखाई दे रहा है बहुत सारे लोगों को, और ये बड़ी अजीबो-गरीब बात है, और तेहरान का जो दौरा है कल और आज का हमास का, उसका पस मंज़र भी यही है कि कई ममालिक ने, पहले बर्तानिया ने कहा कि हमास अगर ना हो तो हम फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम कर लेंगे। कुछ और ताकतों ने भी कहा कि हमास अगर ना हो तो हम फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम कर लेंगे। तो यूएस की स्ट्रैटेजी और जो ये मुस्लिम ममालिक हैं, जिनका ज़िक्र हम अपने गल्फ भी है, जिसपे सारा का सारा गल्फ और कुछ अरब ममालिक और कुछ और पड़ोसी ममालिक वहाँ के शरीक हैं। तो मुझे लगता है कि इन लोगों के ज़हन में कहीं न कहीं सॉल्यूशन इस सूरत-ए-हाल का ये है और उसके लिए लॉबिंग कर रहे हैं मीडिया के थ्रू, प्रोपेगेंडा के थ्रू और दूसरे दबाव प्रेशर टैक्टिक्स के थ्रू कि एक फ़लस्तीन में से, गज़ा में से हमास को अलग कर दें और इस्राइल में से नेतन्याहू को अलग कर दें। ये 2 फैक्टर्स हटा दें तो एक सॉफ्टनिंग स्टैंड बनेगा फ़लस्तीनियों का भी और इस्राइल का भी। तो इस्राइल फ़लस्तीन भी तस्लीम हो जाएगा और वहाँ से एक हार्डकोर रेडिकलाइज्ड गवर्नमेंट अंडर नेतन्याहू उसको बदल के ज़रा-सा सॉफ्ट गवर्नमेंट ले आएँ। तो एक फेस सेविंग और विन-विन सिचुएशन दोनों के लिए बनेगी। तो एक्चुअल जो अंडरकरंट और एक अंडर प्लान है, वो मुझे ये लगता है। और इस पस मंज़र में मैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में अमेरिकन एक्सटेंशन को देखता हूँ। अच्छा, ये प्लान देखिए फिर वही बात, ये प्लान अमेरिका का हो सकता है, ये ख्वाब अमेरिका की हो सकती है कि वो हमास को अलग कर लें, लेकिन
30,000 31,000 लोगों के शहीद होने के बावजूद गाजा में कहीं एक आदमी भी हमास के खिलाफ नारा लगाता हुआ अभी तक नजर नहीं आया। तमाम इजरायली मीडिया प्रोपेगेंडा होने के बावजूद ये सब नहीं हो पाया। तो हमास या जिहाद इस्लामी ये तो वहां के एक तरह से सबसे ज्यादा रेलेवेंट ग्रुप्स हैं जो फिलिस्तीनी अथॉरिटी रामल्ला में महमूद अब्बास, उनको तो दुनिया जानती है कि वो इजरायली एजेंट हैं। तो ये जिन लोगों ने इतनी शहादतें दी हैं वो माइनस हमास कैसे कबूल कर लेंगे? नहीं, देखिए, ख्वाब देखने में तो किसी का कुछ जाता नहीं है ना। जी। मसला ये है कि आज शायद कहीं न कहीं मिस्र की क़यादत भी यही चाहती है। कतर की क़यादत भी भले ही इस्माइल हानिया को अपने यहाँ पनाह दिए हुए हों और वो वहाँ रह रहे हों, पूरी हमास की क़यादत वहाँ रह रही है। अरबों का मैंने कहा कि उन्होंने तो कभी भी पसंद ही नहीं किया हमास को। तो ये जो आस-पड़ोस की ममलिकतें हैं, अमेरिका के साथ ये भी तो शरीक हैं और बयान किया कि लॉबी कर रहे हैं, आहिस्ता-आहिस्ता प्रोपेगेंडा मैकेनिज़्म आउट ऑफ द वर्ल्ड। भाई फ़लस्तीन के अंदर तो हमास के साथ पूरा गज़ा खड़ा है और सिर्फ गज़ा नहीं खड़ा, बल्कि वेस्टर्न स्ट्रिप भी खड़ी है ना। जो इलेक्शन हुआ था 2006 और 7 का 2006 का इलेक्शन, उसमें तो हमास ने गज़ा स्ट्रिप को भी जीता था और वेस्टर्न को भी जीता था। उसके बाद के इलेक्शन में भी जीता, जिस इलेक्शन को सेट असाइड किया यूनाइटेड स्टेट्स ने। तो यूनाइटेड स्टेट्स कौन होता है किसी भी मुल्क में होने वाले इंतखाब को सेट असाइड करने वाला। और फिर आप ही ने गज़ा में हमास की लीडरशिप को खत्म करके, इस्माइल हानिया की प्राइम मिनिस्टरशिप को वहां से खत्म करके एक मुआहदे के तहत अल-फतह को दोबारा आपने खड़ा कर दिया वहां पर। और किसी सूरत लोगों ने जो सिर्फ रफ़े शर की खातिर इनको महमूद अब्बास को कबूल कर लिया। अभी महमूद अब्बास फिर घूम रहे हैं, जर्मनी में जा रहे हैं, फ्रांस में जा रहे हैं, मुख्तलिफ जगहों पे जा रहे हैं और ये यूएस की लीडरशिप भी उनसे राब्ता कर रही है और अरबों की लीडरशिप भी उनसे बात कर रही है। तो ये किसी सूरत से हमास के फ़लस्तीन के लोगों को भी एक प्रोपेगेंडा के ज़रिए ये दिलासा देने की कोशिश अरब ममालिक भी करेंगे एंड यूएस एंड यूरोप भी करेगा कि भाई ठीक है, फिलहाल तो जंगबंदी करनी है, फिलहाल हमास को पीछे कर लो, अल-फतह तो तुम्हारा ही है, इसको लेके आगे चलो, थोड़ी देर अल-फतह को कबूल कर लो, ये मुसीबत खत्म हो जाए, उसके बाद सियासत कर लेना। अभी पहले जंग रोक लो, सियासत बाद में कर लेना। तो इस किस्म की भर्री जो हम लोगों की जो घरेलू ज़बान है, भर्री देने का काम यूएस एंड अरब ये मिलके कर रहे हैं। लेकिन अवामी सतह पर इसकी किस कदर कबूलियत होगी या नहीं होगी, ये तो आने वाला वक़्त तय करेगा। इसको अभी से प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल है। अच्छा, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशन के बाद जब इजराइल की तरफ से ये ऐलान आया कि वो कतर से अपने डेलीगेशन को वापस बुला रहा है, तो उसमें एक जुमला बीच में जो कोर्ट के साथ कहा जा सकता है, उन्होंने कहा कि वहां सामने बात करने के लिए कोई है ही नहीं, तो हमारे डेलीगेशन वहां रह करके क्या करेगा। तो ये एक बेबसी इससे इजराइल की जाहिर हुई। इसके अलावा अमेरिका ने वहां व्हाइट हाउस के स्पोक्स पर्सन ने जब इजराइल ने नाराजगी जाहिर की अमेरिका से अपना डेलीगेशन रोकने की, तो उन्होंने कहा कि नहीं, इतना नाराज होने की जरूरत नहीं है, ये रेजोल्यूशन कोई बाइंडिंग तो है नहीं, नॉन बाइंडिंग है, इस पे कोई असर नहीं पड़ेगा हमास के खिलाफ जंग लड़ने में। इसके अलावा भी अब एक और बयान आया है बहुत ही दिलचस्प। योआव गैलेंट वाशिंगटन में है और वो उन्होंने अमेरिकी अफसरान से कल मुलाकात की, ऐसे वक्त में जबकि इस वक्त दोनों के बीच में इख्तलाफ बज़ाहिर जो सामने नजर आया। उन्होंने एक बात कही कि हमारे अमेरिका के और इजराइल के उसूली तौर पर हम 100% एक साथ हैं और इंटरेस्ट के हिसाब से 99% साथ हैं। ये देखिए टर्मिनोलॉजी का कमाल। और उसमें ये जो 1% है वो इस वक्त जो है वो इख्तलाफ की शक्ल में सामने आया है। तो इस सब को, ये सारे बयानात को अगर एक साथ रख के देखा जाए तो आपको क्या लगता है, तेल अवीव और वाशिंगटन में बेचैनी नहीं है क्या? मुझे कोई बेचैनी नहीं लगती। ये मुझे बार-बार ये लगता है कि ये सिर्फ इस वक़्त की हिकमत अमली है, बहुत ही आर्ज़ी और टेम्परेरी हिकमत अमली है, थोड़ा-सा वक़्त टाइम बाई करने के लिए कि अमेरिका के इंतखाबात भी खत्म हो जाएँ और वरना तो देखिए ना, $14 बिलियन का
जो एड देना था अमेरिका की जानिब से इसराइल को, वो अप्रूव हो गया, वो जा रहा है $14 बिलियन। इस तरीके से $45 बिलियन की मजीद दूसरी किस्त के लिए भी रेजोल्यूशन आ रहा है यूएस कांग्रेस में। तो अगर आपके अंदर वो 1% वाला इख्तलाफ है, तो फिर इतनी बड़ी रकमें आप इसराइल को किस खुशी में दे रहे हैं? क्या कोई ट्रेडिंग है? या कोई हथियार खरीदे गए हैं? कोई माल सप्लाई हुआ है? क्या हुआ है? तो किस बुनियाद पर इतनी बड़ी रकमें जो ये आप $59 बिलियन इसराइल को दे रहे हैं? और सच ये है कि इतनी बड़ी रकमें अगर इसराइल को ना पहुँचाई गई होती, अमेरिका या दूसरे यूरोपीय ममालिक फ्रांस, जर्मनी और कनाडा वगैरह की जानिब से, तो इसराइल का तो वजूद होता ही नहीं आज। इन्हीं लोगों की दौलत है और आज भी आप एक तरफ इख्तलाफ का इज़हार करके जो पब्लिक ओपिनियन है आपके खिलाफ, यानी यूएस के खिलाफ जो पब्लिक ओपिनियन है, उसे कहीं न कहीं डाइल्यूट करने की कोशिश कर रहे हैं सरफेस पे। ऑन द ग्राउंड बिल्कुल नीचे जो है जड़ में तो कोई इख्तलाफ है नहीं आपका। तो जो ये 1% है, ये सरफेस पे है कि आप देख लें कि हमारे अंदर इख्तलाफ है और आप हर चीज़ को हाँ नहीं कर रहे हैं। ये सरफेस पे कहने के लिए अंडर द टनल तो ऐसा कोई इख्तलाफ इन लोगों के बीच में है नहीं और ये रीज़न है कि आप देखिए रेज़ोल्यूशन पास हो जाने के बाद भी मुस्तकिल बमबारी रफ़ा क्रॉसिंग पर जहाँ एड लिए खड़े हैं हज़ारों ट्रक उस पर बमबारी की जा रही है इस्राइल की तरफ से और कोई बयान नहीं आया है। तो मैं फिर ये मानता हूँ कि जब तक आलमी सतह पर एक फ़ौज, एक मुश्तरका फ़ौज मैंने आपके ही प्रोग्राम में शायद सबसे पहले मैंने ही कहा था कि मुश्तरका फ़ौज तैयार नहीं होती इस्राइल के खिलाफ, ये मसला रुक ही नहीं सकता किसी भी कीमत पर। इस्राइल को बज़ोर ताकत ही रोका जा सकता है। एक बेलगाम घोड़े को रोकने के लिए उसकी नाक में नकेल डाले बगैर आप उसे रोक ही नहीं सकते। वो तो फसलों को उजाड़ता हुआ, अपने पैरों से रौंदता हुआ आगे बढ़ता चला जाएगा। तो उसमें यूएस का जो ये रोल है, जो ये हर तरह से जो मदद कर रहे हैं, वही इस घोड़े को ताकत दे रहा है। और वो अभी इलेक्शन जीतने के लिए इसको रोके हुए दूसरी तरफ अरबों का मसला ये है कि अरब अपनी पब्लिक ओपिनियन से डरते हैं। अरब भी डरते हैं ना अपनी पब्लिक ओपिनियन से। वो भी तो मोनार्कीज़ है ना, डेमोक्रेसीज़ तो है नहीं। तो अगर एक पब्लिक ओपिनियन जब बढ़ती है तो आपने देखा है कि बहार अरब कैसे आई थी 2011 में। मिस्र की सरकार गिर गई, ट्यूनिस की सरकार गिर गई, सीरिया के ऊपर मसला 17 मुल्कों में, खुद सऊदी अरब में, बहरीन में, सब जगह शुरू हुआ था ये सारा का सारा मसला। तो फ़लस्तीन एक ऐसा सेंसिटिव इश्यू है कि अगर इसे हुकूमतें एड्रेस नहीं करेंगी अभी देखिए इस वक़्त जो एक सबसे ताज़ा मिसाल उसकी है, आज 27 मार्च है, 31 मार्च को प्रोविंशियल इलेक्शंस हैं तुर्की में, रियासती इंतखाबात में। जैसे हमारे असेंबली के इंतखाबात होते हैं, वो पूरे मुल्क का एक ही होता है। तो 31 मार्च को वहाँ इंतखाबात हैं। तो इस वक़्त आप अगर देखेंगे कि तो तैयब रजब अर्दगान की तकरीरें इंतहाई जोशीली तकरीरें हैं फ़लस्तीन के हक़, जिसमें उन्होंने कहा कि हम इसको अल्लाह के घर पहुँचा देंगे क्या नाम है बेंजामिन नेतन्याहू को और इसको मिट्टी में मिला देंगे, ये कर देंगे, इस तरीके का है। ये क्यों है? क्योंकि तुर्की का भी अवाम 100% फ़लस्तीन के हक़ में और इसराइल के खिलाफ है। वो अपनी हुकूमत को नहीं देखना चाहता इसराइल के साथ खड़ा हुआ। इसी तरीके से अरब अवाम भी फ़लस्तीन के हक़ में हैं, इसराइल के खिलाफ हैं। वो अपनी हुकूमतों को इसराइल के साथ खड़े हुए देखना नहीं चाहते। और ये मजबूरी है अरब हुक्मरानों की भी, तुर्किश हुक्मरानों की भी और दूसरी दुनिया के हुक्मरानों की भी कि वो अपने अवाम के जो पब्लिक सेंटिमेंट्स हैं, उन्हें एड्रेस करने के लिए इसराइल के खिलाफ कुछ ना कुछ करते हुए या बोलते हुए दिखाई देते रहना चाहिए। तो विजिबिलिटी जो है ये फोटो फिनिश कि हम बोल तो रहे इसराइल के खिलाफ, हम कर तो रहे। देखिए यूएस ने जो है वीटो नहीं किया, बगले बजाइए। यूएस ने वीटो नहीं किया, इसराइल के हक में वोट नहीं किया, तो रोक दिया। अब इसराइल के इख्तिलाफात हो गए, अब दुनिया खुश हो कि पूरी जो अवाम तो सब बातें नहीं जानते। अवाम खुश होंगे कि देखिए अब जो है जो सबसे बड़ा सपोर्टर था इसराइल का अमेरिका, वो मुखालिफ हो गया अमेरिका। अब जो है इसराइल गिर जाएगा। तो अवाम को ये महसूस होगा, अवाम को ये मैसेज जाएगा कि अब तो अमेरिका मुखालिफ हो गया, अब इसकी खैर नहीं इसराइल की, अब ये खत्म हो जाएगा। तो ये मैसेजिंग है। अदरवाइज़ ग्राउंड पे तो कुछ भी चेंज होता हुआ मुझे दिखाई नहीं दे रहा अनलेस एक बाकायदा ज़बरदस्ती हाथ पकड़ के इसराइल को न रोका जाए।
अच्छा, ज़बरदस्ती हाथ पकड़ के रोकने की बात आपने कही। ज़ाहिर है अमेरिका तो ऐसा करने वाला नहीं है। अरब मुल्क पहले ही उसी के साथ जुड़े हुए हैं। खबरें ये हैं कि अबू धाबी से बाकायदा सड़क के रास्ते सऊदी अरब और जॉर्डन से होते हुए सारा माल जा रहा है, ट्रेडिंग हो रही है इज़राइल के साथ, तो ये तो सारे बिल्कुल उसके साथ जुड़े हुए हैं। अब मैं ये समझना चाहता हूँ कि ये जो मैसेजिंग है, फेस सेविंग के लिए मुख्तलिफ किस्म के बयान हैं, अमेरिका और इजराइल इख्तलाफ दिखा रहा है। तुर्की के जो सल्तनत उस्मानिया का ख्वाब दिखाने वाले वो इजराइल के प्राइम मिनिस्टर को अल्लाह के यहाँ भेजने की बात कहते हैं। अगर अगर ये बात नॉर्मल हालात में की जाती तो गैर मुल्की लीडर को कत्ल करने की साजिश का मुकदमा हो जाता। जितनी बात उन्होंने कह दी, लेकिन उस पर इजराइल ने बहुत ज्यादा रिएक्ट नहीं किया। अब इस सब के दरमियान ईरान का जो रोल है, इनकलाब के बाद में फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस ग्रुप और खास तौर पर जो एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस जो इसमें डेवलप हुआ उस पूरे इलाके में, जिसमें इराक, सीरिया, लेबनान, यमन, ये सब शामिल हैं। तो वहां अब ऐसा लगता है कि कुछ बातचीत बहुत ही अहम हो रही है। हमास के जिहाद इस्लामी के लीडर तेहरान में हैं। आपको क्या लगता है कि इन तमाम किस्म की साजिशों और दिखावियों, उस सबके को क्रॉस करते हुए उन साजिशों को नाकाम करने के लिए कोई ईरान कोई ऐसा रास्ता बताएगा रेजिस्टेंस ग्रुप्स को कि धोखे में ना आए? देखिए, धोखे में तो आने वाला इनमें से कोई भी नहीं है। हम्म, देखिए, हमास अगर 2007 से मुहासरे में रहते हुए भी अपनी तैयारियां कर रहा है और आज उसने इतनी बड़ी जंग थोप दी है कि 6 महीने गुजर जाने के बावजूद राह फरार तक हासिल नहीं हो पा रही है इसराइल को और अमेरिका को। और वो राह फरार न मिलने की वजह से मज़ीद बौखलाए हुए हैं और मज़ीद बौखलाहट में मज़ीद हमले कर रहे हैं। जहाँ तक हमास की शराइत का ताल्लुक है, वो अपनी जगह मौजूद है। भले ही अब इस उन शराइत के लिए आप ये इल्ज़ाम लगाते रहें कि साहब ये तो इस हमास की शराइत की वजह से कोई मुज़ाकरात आगे नहीं बढ़ पा रहे, बट उनके कोई भी शराइत नए तो है नहीं, सारे पुराने हैं 7 अक्टूबर से और वो स्टैंड किए हुए हैं। और इतने बड़े नुकसान के बावजूद जैसा आपने फरमाया कोई एक बशर गज़ा स्ट्रिप का वहाँ से ना हटने को तैयार है, ना वो हमास के खिलाफ कुछ बोल रहे हैं। तो उनकी जो लेजिटिमेसी है और उनकी जो पॉपुलैरिटी है विद इन गज़ा, उस पर तो कोई सवाल खड़ा ही नहीं किया जा सकता। दूसरे वो सब कुछ खुद ही प्लान किए हुए, जैसा मैंने अर्ज़ किया था कि इस्माइल हानिया ने खुद कहा कि ये कोई एक दिन की जंग तो है नहीं, ये कोई इत्तफ़ाक़ी हादसा तो नहीं है कि 7 अक्टूबर को हम उठे और जल्दी से जाके एक जगह हमला करके और भाग के वापस आ गए। ये सारा वेल प्लान्ड, वेल थॉट और कई साल से सोचा-समझा और बनाया हुआ मंसूबा था। अब अगर ये मंसूबा उन्होंने बनाया था, तो इतने बड़े मुहासरे में जो 2007 से चल रहा है और शदीद मुहासरा है, इस मुहासरे के बावजूद ये मंसूबा बनाया है, तो ये तो मुमकिन किसी सूरत नहीं लगता कि हमास ने तन्हा ये मंसूबा बना लिया हो। बिल्कुल। इस मंसूबे में कुछ न कुछ पड़ोसी ताकतें उसकी मुआविन व मददगार ज़रूर रही होंगी। तो वही पड़ोसी और मुमिन व मददगार जो कुव्वतें हैं, उनमें से एक ईरान भी है। तो यकीनी तौर पर नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए? मुझे नहीं लगता अभी भी कि ये ममालिक बराह रास्त जंग में शरीक होंगे। लेकिन जो हिकमत अमली इख्तियार की जा रही है कि साहब हमास को डिमोरलाइज़ किया जाए और बतदरीज जो है उसको कॉर्नर किया जाए और उसको मार्जिनलाइज़ किया जाए। मेरा ख़्याल है कि इस पर कोई न कोई स्ट्रैटेजी ज़रूर सोची जा रही होगी कि हमास को आप वहाँ पर इनइफेक्टिव करके और एक बार फिर फतह को लाके बिठा दें। और अगर आप हमास को इनइफेक्टिव करते हैं तो उसका मतलब हरकत-ए-जिहाद इस्लामी उनकी भी कुर्बानियाँ हैं। हज़ारों सैकड़ों लोग उनके भी शहीद हुए हैं। हमास के कितने बड़े-बड़े कमांडर शहीद हो गए। हिज़्बुल्लाह के कितने बड़े-बड़े कमांडर शहीद हुए हैं। तो इन सारी कुर्बानियों को एक अमरीकी और अरब की मुश्तरका साज़िश की रॉ में बह जाने दिया जाएगा, ये तो एक सवाल है, जिस पर स्ट्रैटेजी कोई न कोई तैयार होनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि कोई जंगी स्ट्रैटेजी नहीं है, लेकिन प्रोपेगेंडा और डिप्लोमैटिक स्ट्रैटेजी पर कोई न कोई बात ज़रूर हुई होगी।
अच्छा, एक एक खबर है आखिरी हिस्से में हम अपने इस प्रोग्राम के। हूथियों ने कल रेजिस्टेंस के 9 साल मुकम्मल किए, 10वें साल में दाखिल होने का ऐलान किया है। और इस ऐलान के साथ साथ यह भी ऐलान किया है कि पिछले 72 घंटों में हमने 6 फौजी कार्रवाइयां की हैं, जिनमें 4 अमेरिकी और ब्रिटिश जहाजों को निशाना बनाया है, 2 अमेरिकी डिस्ट्रॉयर्स को निशाना बनाया है और साउथ इजराइल में भी हमला किया है। तो वो बहुत ही मजबूती से अपनी बात कह रहे हैं और डटे हुए हैं अमेरिका, इजराइल और ब्रिटेन के खिलाफ। आपको क्या लगता है कि जो नतीजा जो भी जंग का आएगा उसमें हूथियों का जो कंट्रीब्यूशन है वो कितना अहम है? आपकी नजर में क्या कुछ है? देखिए, मेरे नजदीक अगर मैं एक जुमले में कहूं तो सांप की दुम पे पैर रख रखा है हूथियों ने। और इसका बड़ा सबूत ये है कि हूथियों की हरकत के जो इक़दामात हैं, उनसे जो नुकसान होता है यूएस को, ब्रिटिश को और इसराइल को, उसका कोई तज़किरा मीडिया में नहीं आता। बड़ी खामोशी से उसको पी जाते हैं। या अभी जो शुरू में इन्होंने कुछ हमले वगैरह किए थे, उसमें भी नाकामी हुई, तो उन हमलों का तज़किरा तो किया कि साहब हमने ये हमले किए, लेकिन उसमें जो नाकामियाँ हुई, उसका कोई ज़िक्र नहीं हुआ। इंडिया की शिपमेंट्स को भी जो है मिलिट्री के जो नेवल शिपमेंट्स है वो उनको भी वहां भेजा, वो भी सूरत हाल देख के एक तरफ हट गए। अब हूती मैदान में उन पानियों में तनहा खड़े हैं, चौकीदार लाठी लिए हुए, और इन पानियों से गुजरने नहीं दिया जा रहा। आप यकीन कीजिए, जो लोग बिजनेस करते हैं, चाहे छोटा ही बिजनेस करते हों, वो ये जानते हैं कि आज की तारीख में अगर कोई शिपमेंट आपको इस रास्ते से भेजना है तो कोई कंपनी इंश्योरेंस करने के देने को तैयार नहीं है उस शिपमेंट का। और कोई टाइम बाउंड प्रोग्राम नहीं दे रहा है कि भाई इस रास्ते से शिप गुजरेगा तो अपने डेस्टिनेशन में कितने दिन में पहुंचेगा। टाइम प्रोग्राम नहीं दे रहे। जैसे पहले था कि भाई हमारा जो शिप है 1 हफ्ता में क्रॉस करके अपनी जगह ये पहुंच जाएगा, 10 दिन में पहुंच जाएगा। अब कोई भी कंपनी, शिपिंग कंपनी इस रूट पे ऑपरेट करने वाली कोई टाइम नहीं दे पा रही है कि कितने दिन में पहुंचेगा। और इंश्योरेंस या तो कर ही नहीं रहे हैं या बहुत ही हाई कॉस्ट पे, 10 टाइम्स कॉस्ट पे इंश्योरेंस हो रहा है। तो अगर ये इंश्योरेंस की कॉस्ट ही बढ़ रही है तो कमोडिटी की कॉस्ट भी बढ़ रही है, माल की भी कीमत बढ़ रही है। तो इससे आप अंदाजा कीजिए कि हूथियों का क्या इम्पैक्ट है यहाँ के इस बहरे अरब के इस स्ट्रेट में। तो और अगर इतना इम्पैक्ट है तो ये तो इकोनॉमिक इम्पैक्ट है ना, ये आर्मी का तो नहीं है, मिलिट्री इम्पैक्ट नहीं है, लेकिन इकोनॉमिक इम्पैक्ट है। और जंग तो इकोनॉमिक इंटरेस्ट के लिए होती है। इसराइल भी इकोनॉमिक इंटरेस्ट चाहता है। यूएस अगर आज इसराइल को सपोर्ट कर रहा है तो इकोनॉमिक इंटरेस्ट में कर रहा है, इसलिए कि पूरी यूएस की इकोनॉमी 5% यहूदियों पे, 70 लाख जो ज़ायोनिस्ट वहां रहते हैं, जो इसमें अमेरिका में, उन्हीं के हाथ में पूरी की पूरी जो इकोनॉमी अमेरिका की है। तो उस इकोनॉमिक इंटरेस्ट को बचाने के लिए इसराइल तो सारा का सारी वॉर एक्चुअली तो इकोनॉमिक वॉर है। और उस इकोनॉमिक वॉर का सबसे बड़ा टूल इस वक्त इस मामले में हूथीज है। तो हूथियों के इस रोल को किसी सूरत भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि सबसे इफेक्टिव टूल बन के वो इस रास्ते में खड़े हुए, उनका कोई कुछ बिगाड़ नहीं पा रहा है। जी जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। पिछले दिनों एक रिपोर्ट आई थी जिसमें बताया गया था कि एक जहाज को अफ्रीका के उस चक्कर लगाने में $10 लाख एक्स्ट्रा खर्च हो रहे हैं हर जहाज पर। और एक ताजा हूथियों ने एक आंकड़ा पेश किया है जिसमें बताया कि हर दिन दुनिया भर के 66 जहाज रोजाना बाबुल मंदब से गुजर रहे हैं, बिल्कुल इत्मीनान से, पुरअमन तरीके से। हम अगर रोक रहे हैं तो इजराइल जाने आने वाले जहाजों को रोक रहे हैं और ब्रिटिश और अमेरिकी जहाजों को रोक रहे हैं। यानी वो जो प्रोपेगेंडा अमेरिका ने कहा था कि पूरी दुनिया की शिपिंग रुक जाएगी, हूथियों के खिलाफ जंग में आ जाओ, अब वो वाला मामला भी खत्म हो गया। वो भी एक तरह से काउंटर प्रोपेगेंडा करके अपनी बात रख रहे हैं। ये हूथियों ने, मैं समझता हूं, ये भी एक बड़ा काम किया है ऐसे वक्त में जबकि वेस्टर्न ममालिक के हाथ में सारे प्रोपेगेंडे की मशीनें अपने हाथ में है। उस दौर में भी उन्होंने इस तरह से उस प्रोपेगेंडे का जवाब दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया तस्लीम रहमानी साहब, आपने हमें वक्त दिया हमारे दर्शकों के लिए। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद।
मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।